नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल पे, जहां पर $100 के ऊपर अब प्राइसेस दूसरे दिन भी स्थित होते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर गेहूं की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रेड सी के चलते जो कंसर्न्स हैं उसकी वजह से गेहूं के प्राइसेस में करीबन 2 से 3 साल के हाईज अब बनने लगे हैं। यहां से आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर बात करने के लिए मिराय एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया एंड केडिया फिनकॉप के फाउंडर नितिन केडिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात यहां पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। एंड इमरान, जिस तरह के प्राइस मूव्स देखने को मिले हैं, क्या कुछ फंडामेंटल्स आप वॉच कर रहे हैं और यहाँ से भाव कहाँ जाते हुए दिखेंगे? नमस्कार मनीषा जी। तो फंडामेंटल्स तो काफ़ी एलिवेटेड हैं क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर जाने के लिए। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, अगर लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो देयर आर मार्केट में न्यूज़ है कि शायद 3 ऑफ द कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस और यूके ने अपने एम्बेसीज को इवैक्यूएट करा है तेहरान से। सो दैट कुड मतलब इसकी वजह से ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिटवीन यूएस एंड ईरान। और मेन दिक्कत जो है प्रोडक्ट सप्लाईज की है। तो बिकॉज रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से जो सीपीसी पाइपलाइन है वहाँ, जहाँ से कजाकिस्तान मेजरली सप्लाई करता है यूरोप को, उनका 80% सप्लाई एक्सपोर्ट हिट हो गया है। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशन क्रूड ऑयल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट करती है। और अगर मतलब जिस हिसाब से यूएस और ईरान के नेगोशिएशन में कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, कोई आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बोथ द कंट्रीज विल सिट ऑन द टेबल्स एंड टॉक्स, तो क्रूड ऑयल यहाँ से ब्रेंट प्राइसेस $115 तक जा सकते हैं। इमरान, जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है कि फ्यूचर्स कम है, फिजिकल में जो डीलिंग्स हो रही हैं वो शायद ऑन द हायर प्राइसेस हैं, और अब क्योंकि हम मेडिटेरेनियन सी और केप ऑफ गुड होप और साउथ अफ्रीका से घूम के आने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 1 महीने से 48 डेज का टाइम लगता है मिडल ईस्ट की शिप्स को एशिया पहुँचने के लिए, आपको लगता है इंडिया के लिए अभी तक तो प्राइस एक फैक्टर था, एक अवेलेबिलिटी की चिंता अब एशिया में है? बिल्कुल है। अभी आप अगर देख लें कि फ्यूचर में ब्रेंट फिर भी 100 पे ट्रेड हो रहा है, बट आप डेटेड ब्रेंट देखेंगे तो वो 105 पे ट्रेड हो रहा है। और सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ये है कि हमारा रशिया से इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एक जो सेकंड चोक पॉइंट है, वहाँ से सिर्फ सऊदी अरेबिया के शायद शिप नहीं आ रहे हैं, बाकी रशिया और बाकी के नेशंस के तो शिप पास हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जुलाई में शायद हमने रशिया से इंपोर्ट्स और अबाउट 2.5 मिलियन बैरल पर डे रहा है, व्हिच इज हमारा टोटल इंपोर्ट्स का हाफ से भी ज्यादा है। तो ये सब बेनिफिट है, बट हाँ प्राइसेस जो भी अभी भी रशिया हमें से भी रशिया से जो ऑयल मिल रहा पर है इमरान, वो जो रशिया से भी इंपोर्ट हो रहा है वो अब डिस्काउंट पे नहीं है, वो भी ऑन द हायर प्राइसेस है। अ, अभी ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज अभी भी लाइक मोस्ट ऑफ द जो भी रिपोर्ट्स हैं उसमें है कि शायद रशिया से ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे आ रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, इंडियन रिफाइनर्स के लिए शायद थोड़ा, और ओवरऑल एशियन रिफाइनर्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आप लाइक चाइना की बात करें तो वहाँ के स्टेट रिफाइनर्स तो फिर भी 82% या 85% पे रन हो रहे हैं। बट जो इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स हैं जो कि ईरानियन ऑयल पे डिपेंड होते हैं, वो उनकी रेट ऑफ रिफाइनिंग रेट अराउंड 50% आ गई है वीक ऑन वीक अगर आप देखेंगे। तो दिस इज ए कंसर्न फॉर क्रूड ऑयल। पॉइंट टेकन। इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली फिजिकल ट्रेडिंग हाई है, 115 तक जाने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी है, और एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए रशियन क्रूड इंपोर्ट आना थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आता है। नितिन, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को यहाँ से जाते हुए? नमस्कार मनीषा जी। जून के महीने में रेड सी से अगर हम देखें तो सऊदी ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन था दैट वाज अराउंड 4.6 मिलियन पर बैरल पर डे, और उसके बाद अगर कजाकी ऑयल रिफाइनरी से देखें तो रशिया का था 1.7 मिलियन बैरल पर डे। तो ये पूरा का पूरा 6.5 मिलियन बैरल पर डे का जो सप्लाई है ये डिसरप्शन रिस्क में आ गया है। और इसकी मॉडलिंग जब हम प्राइस के अंदर करते हैं तो जो ब्रेंट का प्राइस आता है वो लगभग $110-112 आता है। तो आई थिंक द मार्केट इज नाउ इनटू द न्यूज ड्रिवन मोड। और कल जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने बोला है कि अगर हाउथी कुछ भी करते तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो ईरान की होगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स जो है वो अनस्टेबल है, सप्लाई को लेकर चिंताएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आने वाले समय में हम शायद ब्रेंट को $108-110 तक आते हुए देखें। और मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है रशिया के साइड में भी जो बार बार दिक्कतें आ रही है, उसको देखते हुए जो ब्रेंट है ये हायर साइड में ही सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी रहेगा। मनीषा जी।
एक हल्का सा उछाल यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ जरूर नजर आया था नितिन जी, लेकिन जिस तरह से हमने मार्केट्स आते हुए देखी हैं, क्लियरली हर अपटिक पे यहाँ पर बिकवाली है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर में यहाँ पर सोना और चांदी दोनों बनाते हुए नजर आए हैं। करंट लेवल्स पे यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए 4.35 पे आज की डेट में 2 साल के बॉन्ड यील्ड्स है और ये ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट अप है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से। दैट मींस कि मार्केट प्राइसिंग कर रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 3 रेट हाइक्स पॉसिबल है। और इतने हॉकिश माहौल के अंदर अगर गोल्ड $4025 में ट्रेड हो रहा है तो दैट मींस कि इस बॉटमिंग पे जो है कहीं ना कहीं रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होने का रिस्क जो है वो मार्केट में खड़ा हो गया और कुछ फंड्स ने जो है वो अर्ली बाइंग या अर्ली अपने आप को हेज करना गोल्ड के अंदर शुरू कर दिया है। मुझे लगता है ओवरऑल गोल्ड अब एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर एंटर कर गया, जहां लोअर साइड में 3900 और अपर साइड में हम 4200 के लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ देखेंगे। और इस रेंज के अंदर मूवमेंट्स इतने फास्ट होंगे मनीषा जी कि लोगों के अंदर फोमो इतना जबरदस्त आएगा कि वो बार बार अपर या लोअर साइड में फंसेंगे। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ पे 6 महीने या 8 महीने की अवधि के इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ से वो एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि बाय द ईयर एंड $4800 $4900 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 155 156 तक के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेंगे गोल्ड के अंदर। तो दिस इज अ गुड टाइम जहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स में हमने जो लेसन पढ़े हैं उसमें सबसे पहला लेसन यही रहा है कि बाय द फियर सेल द ग्रीड। मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, और वो एब्सोल्युटली यहाँ पर काम करता हुआ नजर भी आ रहा है। एक बैलेंस यहाँ पर फियर एंड ग्रीड की बनती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक गोल्ड एंड सिल्वर की बात है, जहाँ पर निचले स्तरों पर खरीदारी है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी है, तो एक नैरो रेंज एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनती हुई। लेकिन जैसे नितिन जी कह रहे हैं, बाय ईयर एंड हम ये रेंज टूटता हुआ देखेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन द हायर साइड। गेहूं की बात कर लेते हैं और रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया हमारे साथ हैं। नवनीत जी, इंडियन में मार्केट्स में तो प्राइसेस में ऑफ कोर्स बढ़त देखने को मिली ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में मल्टी ईयर हाइज पे प्राइसेस जाते हुए नजर आए हैं। इंडियन डिमांड, इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर अब आपकी क्या सेंस है? नमस्ते मनीषा जी। डेफिनेटली इंडियन डिमांड्स तो इस समय अब अच्छी हो रही हैं और आप जैसे देख रहे हैं इंडियन प्राइसेस भी बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि एक तरफ थोड़ी सी बारिश सब जगह होने लग गई तो मंडियों में वीट आना कम हो गया है और इस बार एम्पल स्टॉक्स वीट के गवर्नमेंट ने लिए हैं। लोकल मार्केट में जो प्राइवेट पार्टीज ने इस बार स्टॉकिंग कम किया है, तो इस कारण से आप देख रहे हैं इंडियन वीट प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल वीट प्राइसेस इन दिनों काफी ज्यादा बढ़े हैं ये जो डिस्टरबेंस हुआ है इसके कारण। और ये दिख रहा है कि हमारे को बांग्लादेश को सप्लाईज जा सकती है इंडिया से। अब कहीं ना कहीं हम पैरिटी पे पहुंच रहे हैं। स्टिल अभी बांग्लादेश डिमांड जो कर रहा है वो नीचे में कर रहा है वीट, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो हम जो 5 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने एक ये दिया है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम कैचअप कर सकते हैं और एक्सपोर्ट यहाँ से चालू हो सकता है। नवनीत जी, आगे जाकर इंडियन प्राइसेस की क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? ओएमएसएस को लेकर क्या व्यू है आपका? देखिए इंडिया में क्राइसिस कुछ भी नहीं है वीट की। वी आर हैविंग एम्पल ऑफ वीट विद अस। फूड सिक्योरिटी को देखते हुए हम एकदम हमारे पास काफी स्टॉक्स हैं। और जहां तक रही ओएमएसएस की बात, तो हमारा ये मानना है कि सरकार को स्थितियों को देख करके ओएमएसएस चालू कर देना चाहिए। ओएमएसएस की प्राइसिंग उन्होंने दे ही दी है, प्राइसिंग पॉलिसी आ चुकी है। देयर बेस रेट्स आर 2585 पर क्विंटल और प्लस फ्रेट की पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करी है, लेकिन अभी वीट ऑफलोड करना चालू नहीं किया है मार्केट में। तो हमारा ये मानना है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको चालू कर देना चाहिए मार्केट में, जिससे मार्केट भी स्टेबलाइज हो सके और अवेलेबिलिटी सब जगह बराबर रहे, कहीं पे भी कमी नहीं महसूस हो। नवनीत जी, एक फाइनल सवाल, अगर अगस्त में यहाँ पर हम ओएमएसएस ऑफलोड होता हुआ नहीं देखते तो किस तरह का प्राइस राइज के साथ आप काम कर रहे हैं? हमारा ये मानना है कि अगर अगस्त में ऑफलोड नहीं हुआ वीट तो कहीं ना कहीं 100 रुपीज का जंप और वीट में आ जाएगा। और इससे थोड़ा सा तकलीफ ये होगी कि बाद में सरकार के पास इतना वीट बचेगा, वो एक साथ जब ऑफलोड करेंगे तो मार्केट वापस क्रैश होने की स्थिति में आ जाएंगे और वहां हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि सरकार को जो भी करना है आज ही करे, तुरंत करके ऑफलोड और इसको मार्केट को रेगुलराइज कर दे, जिससे कि वीट सब जगह पहुंच सके। पॉइंट टेकन। नवनीत चितलांगिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। BC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं विशाल गोयनका, जो कि को फाउंडर हैं इंडिया बॉन्ड्स के। विशाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमने बॉन्ड मार्केट्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पर आता हुआ देखा है रिटेल मार्केट्स की तरफ से। ग्रोथ कैसी रही है, और अगर आप हमारे साथ ये सारा कुछ इन नंबर्स शेयर कर सकें। मनीषा, पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, बॉन्ड मार्केट हमेशा ही बहुत बड़ा रहा है।
सिर्फ ये था कि आम आदमी और इन्वेस्टर को इसके बारे में पता नहीं था, पर अब ये बहुत ही तेजी से बदल रहा है। बॉन्ड मार्केट आज भारतवर्ष में 2.76 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो जिसे हम कहते हैं अगर हमारी इक्विटी मार्केट कैप 4 ट्रिलियन की तो 60-70% ऑफ द साइज हो गया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 640 बिलियन का हो गया है। तो अब क्या है कि लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ और थ्रू और प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी एक्सेस मिल गया है बॉन्ड मार्केट का। मैं सिर्फ कुछ नंबर कहूँगा। पिछले साल 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 11.9 लाख कॉर्पोरेट मार्केट ट्रांजैक्शंस हुए हैं और 25-26 में 28.8 लाख हुए हैं। तो ये मार्केट 2.3x ग्रो हुआ एक साल। और मैं पिछले 2 महीने के नंबर देखूं तो हम शायद 40 लाख क्रॉस करेंगे, तो अनदर 50% ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा जो वॉल्यूम होता है बॉन्ड मार्केट में वो हर साल 25 से 30% के साइज से बढ़ रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट छोटा है, ऐसा है कि अब आम आदमी, आम इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के लिए एक्सेस कर सकता है बॉन्ड मार्केट। तो विशाल, लोग एक्चुअली में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या फिर आपको लगता है क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स ने पिछले 2 साल में अच्छे, रादर एक्विटी मार्केट्स ने पिछले 2 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, इसलिए लोग बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं? देखिए, इक्विटी की तरफ प्यार, प्रेम, लगाव भारत में कभी बदला नहीं है, ना बदलना चाहिए, बिकॉज इक्विटी ही वेल्थ क्रिएशन जिसे हम कहते हैं काफी सालों तक दिया है और शायद देता रहेगा। बात यहां पे इक्विटी या बॉन्ड की नहीं है, ये सोच ही थोड़ी गलत है। बात ये है कि अगर मैंने देखूं कि निफ्टी पिछले 2 साल में 24,000 के दर पे रहा है, तो क्या अगर मेरे पास बॉन्ड भी होता तो बॉन्ड में मैं 10-20% कमा लेता। तो ये प्रश्न है ही नहीं कि मैं इक्विटी करूं या बॉन्ड करूं। प्रश्न ये है कि आज मुझे अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो क्या मैं 75 इक्विटी में और 25 बॉन्ड में लगा सकूं। तो आइदर और का सवाल ही नहीं है, ये दोनों साथ में होने चाहिए। ग्लोबल भी हम देखते हैं तो लोग हमेशा एक एसेट एलोकेशन बोलते हैं कि इक्विटी और बॉन्ड का होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए वो आपके रिस्क एपेटाइट पे है। 75-25 तो बेसिक है। एब्सोल्युटली। एक और इंडिया की हैबिट है, वो है निवेश करना एसआईपी के जरिए। अब यहाँ पर बॉन्ड एसआईपी है, आपने स्टार्ट किया है, कैसे ये काम करता है और कितने छोटे से यहाँ पर एक निवेशक इसमें जुड़ सकता है? देखिए, सिप तो बहुत ही कमाल की चीज रही है भारत में और लोगों को काफी सालों से सिखाया है। क्या सिखाया कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कैसे होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग सिखाया है। ये सिखाया कि मार्केट को आप आम आदमी को टाइम करने की जरूरत नहीं कि मैं आज खरीदूं, कल खरीदूं या परसों खरीदूं। वो सिप के द्वारा वो मार्केट की एवरेज हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहा है भारत के लिए और लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया है। तो हमने ये सोचा कि अगर ये डिसिप्लिन इक्विटी की तरफ है तो ये फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड में क्यों नहीं हो सकता। तो हमने इसलिए बॉन्ड सिप लॉन्च किया 2 या 3 महीने पहले और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है। 1/3 मतलब 1/3 लोग ने जो बॉन्ड सिप शुरू किया है कभी बॉन्ड खरीदा ही नहीं था। तो अगर आप बॉन्ड की तरफ जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं शुरू कैसे करें, सिर्फ 10,000 रुपए प्रति महीने से आप बॉन्ड सिप अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है क्योंकि हर महीने अलग अलग बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। 10-10 हज़ार रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, आप 1 लाख भी कर सकते हैं महीने का। तो मुझे लगता है जो ये निवेश करने की जो हमने सीखा है सिप के थ्रू, यही अगर बॉन्ड सिप में अप्लाई किया जाए तो आपका पोर्टफोलियो रियली इक्विटी सिप और बॉन्ड सिप दोनों होना चाहिए। ऑलराइट। डाइवर्सिफिकेशन जैसा कि हम कहते रहते हैं, कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। लोग उसको हमेशा प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। लेकिन आप बॉन्ड केस लेकर आए हैं, ये क्या है और इसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की। डाइवर्सिफिकेशन का प्रचार चारों तरफ चलता है, पर एक आम आदमी के लिए काफी कठिन होता है कि कौन सी इक्विटी, कौन सी बॉन्ड, क्या मैं करूं। तो बॉन्ड केस बहुत ही एक सिंपल सुविधा है। अगेन टेक्नोलॉजी के तहत हम लेकर आए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी समय से है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हो निवेश करने के लिए तो आप सिर्फ एक बॉन्ड ना खरीदे 5 लाख का, आप 5 बॉन्ड 1-1 लाख का करके आप खुद का बॉन्ड केस या बॉन्ड बास्केट बना सकते हैं और एक ही पेमेंट द्वारा 5 बॉन्ड एक साथ खरीद सकते हैं। तो बॉन्ड केस एक सुविधा है कि डाइवर्सिफिकेशन अगर आपका एम है तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी बहुत ईजी हो गया है। तो हमारा एफर्ट यही है कि लोगों को निवेश करने का जरिया हो वो ज्यादा आसान हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी से दूर जाए थोड़ा सा। ओह एब्सोल्युटली। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाजार 3:30 बजे सो जाते हैं, बंद हो जाते हैं इक्विटीज के। बॉन्ड्स 5 बजे तक चलता है, लेकिन इन्वेस्टर्स सारे टाइम जागते रहते हैं।
तो उनके लिए आप कस्टमर बिहेवियर टुवर्ड्स बॉन्ड्स कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हमारी ये सालों की जर्नी रही है और हमने ये देखा कि लोगों, अनलाइक इक्विटी जहां पे हर दर, हर प्राइस आपको दाम देखना पड़ता है या क्या न्यूज़ क्या आई है, बॉन्ड इतना वॉलेटाइल नहीं है। तो हमने ये देखा कि लोग दरअसल 5 बजे शाम के बाद, 6 के बाद, वीकेंड में, सैटरडे संडे आराम से अपना समय लेकर स्टडी करना चाहते हैं। बॉन्ड की रेटिंग रिपोर्ट पढ़ेंगे, किस तरह का बॉन्ड है, कितने पैसे हैं उनके पास। तो मतलब मार्केट 5 बजे बंद होता है पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं बंद होता है। इसलिए हमने AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर फैसिलिटी, हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा है, जहां पे लोग कभी भी ऑर्डर डाके पे कर सकते हैं। मार्केट के टाइम दौरान वो एग्जीक्यूट होता है मार्केट के अंदर। तो अगेन, टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल इस तरह किया है कि लोगों की कठिनाई कैसे आसान करें। तो AMO आप कभी भी ऑर्डर डाल सकते हैं। मैं तो हैरान रहता हूं कि लोग 1-1, 2-2 बजे भी ऑर्डर डालते हैं। तो मतलब दे आर वर्किंग हार्ड कि भाई हमारा पैसा ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऑलराइट, एक और चीज है AI, जो सभी सेगमेंट, सेक्टर्स, बिजनेसेस उसको किसी ना किसी तरह से यूज कर रहे हैं। आपने AI का यूज यहाँ पर कैसे किया? और जैसे कहा जाता है ना कि एक सिंप्लीफाई करता है, वो जेन्युइनली हेल्प करता है, क्या AI वो काम कर पा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही। आई थिंक AI को हमने इस तरह इस्तेमाल किया है कि लोगों और इन्वेस्टर की जर्नी और उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। सो फॉर एग्जांपल, हमने इंडिया बॉन्ड्स AI लॉन्च किया है। हमारे ऐप पे है कि आज अगर आप एक बॉन्ड खरीदने जाएं तो उसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम 100 पेजेस का होता है। रेटिंग रिपोर्ट्स भी बड़ी होती है, 4-5 पेज की। तो एक आम आदमी कैसे समझे इसको? तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कवर्नेंट क्या है इस बॉन्ड में, इसकी रेटिंग हिस्ट्री क्या है, वो अब हमारे इन्वेस्टर AI द्वारा क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं। तो वो समझना, समय और समझ दोनों, समझ तो बढ़ती है और कम समय लगता है उसके लिए, और AI द्वारा हम यही अचीव करते हैं। अभी हम AI इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं कि एक कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह के बॉन्ड पसंद करता है, किस तरह के बॉन्ड पसंद करना चाहता है, तो उसका ऐप एक्सपीरियंस थोड़ा कस्टमाइज्ड हो जाए आगे जाके। विशाल, आपने काफ़ी कुछ किया यहाँ पर इन सेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपने एक मार्केट जो कई सालों से बंद थी उसे काफ़ी तरीके से खोलने की कोशिश भी करी है। अब अगर हम टेक की बात करें, इनोवेशंस की बात करें, तो अब पाइपलाइन में क्या है और क्या है वो एक मैसेज जो आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे? देखिए, पाइपलाइन में तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात का हूं कि जो गिफ्ट सिटी में बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस अलाउ किया है। लोग बोलते हैं कि डॉलर में इक्विटी में निवेश करना चाहिए, जब ये आएगा तो आप डॉलर बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो उसका प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरा ये है कि अगर आपको बॉन्ड बेचना है तो थोड़ा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बार दिक्कतें आती हैं, तो हम उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं बहुत जल्दी कि आप बॉन्ड बेचना भी बहुत आसान हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। पर ये आखिरी मैसेज जो मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि हमेशा ये इक्विटी या बॉन्ड में आइदर और आपका चॉइस नहीं है। पहले आपके पास बॉन्ड एक्सेसिबल नहीं था। हर पोर्टफोलियो में 25% बॉन्ड जरूर होना चाहिए। और पर सबसे अहम बात है कि जैसा आप इक्विटी सिप करते आए हैं, अब बॉन्ड सिप भी करिए तो आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई होगा। ऑलराइट, ऑन दैट हाई नोट, बहुत शुक्रिया विशाल आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद मनीषा। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.